नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। लास्ट वीडियो तक हमने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ा, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा और इसकी संतुलित अवस्था के बारे में पढ़ा। डायग्राम मैंने पहले से तैयार कर रखा है ताकि समय कम लगे, और जो चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाई है वो चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी और आप उसको क्लियर भी कर लिए होंगे। ठीक है, आपसे मेरा ये अनुरोध है कि नई चीज़ है, नया थोड़ा सा मैटर है, तो क्रम से वीडियो देखें। पार्ट वाइज मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए हैं, पार्ट लगा रखे हैं मैंने वीडियो के ऊपर, ताकि आपको आसानी होगी ये चीज़ें क्लियर करने में और आप आराम से इनको क्लियर कर पाओगे। एक दो बार नहीं समझ में आता है तो आप एक दो बार वीडियो दोबारा देखना, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। और तसल्ली से क्लियर करने की कोशिश करना, आराम से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? सेतु की संतुलित अवस्था पढ़ी थी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से नोट कर देता हूँ। संतुलित अवस्था के बारे में पढ़ा था। ठीक है, संतुलित अवस्था में आपको मैंने ये बताया था कि बिंदु बी और डी, ये जो दो बिंदु है, हमने ये मान के चला था कि बिंदु बी पर उच्च विभव है और बिंदु डी पर निम्न विभव है। तो जब संतुलित अवस्था होती है तो संतुलित अवस्था में बिंदु बी और डी पर विभव का मान समान हो जाता है। बिंदु बी और डी पर विभव समान हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा हमारा सेतु। तो उसमें उस दौरान क्या होगा, ये जो धारा है, ठीक है, संतुलित अवस्था में गैल्वेनोमीटर में जो प्रवाहित धारा है उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने पहचान बताई थी। अब आज के इस वीडियो में हम वो सूत्र प्रूफ करेंगे कि आखिर संतुलित अवस्था में जो सेतु के जो अनुपातिक भुजाएं हैं उनके प्रतिरोधों का अनुपात बराबर कैसे होता है। आपको पता होगा, हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि अनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, या संलग्न भुजाएं कह दो, जो आपस में जुड़ी हुई भुजाएं हैं। कोई भी दो जुड़ी हुई भुजाएं ले लो, उनके प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर करना है। यानी P और Q, ये प्रतिरोध आपस में जुड़ी हुई भुजाओं में लगे हुए हैं, तो P/Q बराबर R/S। ये आखिर कैसे आता है, इसको हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, यही सेतु का सिद्धांत होता है और परीक्षा में ये चीज़ पूछी भी जाती है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, उसे सिद्ध कीजिए। या ऐसे पूछ लिया जाए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था क्या होती है, तो आपको ये चीज़ें लिखनी है। संतुलित अवस्था कैसे प्राप्त होगी वो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया, वो चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, और सिद्धांत कैसे प्रूफ करना है वो आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करता हूँ। देखो, हमने बैटरी की कुंजी K1 दबाई तो बैटरी से I धारा स्टार्ट हो चुकी थी। ये धारा यहाँ चलकर दो भागों में बंट गई, इसलिए मैंने ये लिखा कि I बराबर I1 प्लस I2। ऊपर धारा गई I1, नीचे धारा गई I2। यहाँ पर आने के बाद में इस संधि बिंदु पर धारा को कन्फ्यूजन हो गया कि कहाँ से जाएं, तो मैंने ये मान लिया था कि बिंदु B पर उच्च विभव है, D पर निम्न विभव है। तो यहाँ से धारा नीचे आ गई IG, तो इधर कितनी बची, I1 माइनस IG इसमें सप्लाई हो गई थी। IG करंट यहाँ पर आ गई, I2 इधर से आ रही है, ये बन गया I2 प्लस IG। ये यहाँ पर आकर बिंदु C पर वापस कनेक्ट हुई और पुनः I1 प्लस I2 के रूप में I बनकर बैटरी में समाहित हो गई। ठीक है, इस प्रकार हमने धारा को सेट कर रखा था। जब संतुलित अवस्था होती है तो आप कहते हो कि सर IG बराबर 0 होती है। ये हमें पता है कि सेतु संतुलन में होगा, तब ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब बच्चों देखो, ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। देखो, जैसे ही आप धारा प्रवाह स्टार्ट कर दोगे तो हमारा प्रारंभ में जो व्हीटस्टोन सेतु है वो बैलेंस में नहीं है, यानी बिंदु बी और डी पर विभव समान नहीं है। आप विभव समान करना चाहते हो तो आप ये कहते हो कि सर संतुलित अवस्था में ये पहचान हो गई, IG बराबर 0 होगी। लेकिन कब होगी? संतुलित अवस्था में बिंदु B पर विभव बराबर होगा बिंदु D पर विभव के। ठीक है, बिंदु B पर जो विभव है वो बिंदु D के विभव के बराबर होगा। ठीक है, वो होगी संतुलित अवस्था। आगे बात समझ में, बिंदु B पर जो विभव है
उस विभव का मान बिंदु डी के विभव के मान के बराबर हो जाएगा तो वो क्या होगी, संतुलित अवस्था। क्लियर। अब देखो जैसे ये संतुलित अवस्था आएगी, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना। पहले मैं बात करता हूँ बिंदु बी पर, ठीक है, और ये बिंदु डी। अब अगर आप यहाँ खड़े होकर देखोगे तो एक साइड आपको ये नज़र आ रही है, एक साइड आपको ये नज़र आ रही है, यानी सेतु के दो भाग हो गए, एक इस साइड का भाग हो गया और एक इस साइड का भाग हो गया, ठीक है। बिंदु बी पर विभव देखेंगे तो बिंदु बी पर आप अगर बात करो तो एक बात अगर सोच के देखें अपने, तो बी पर अगर कनेक्ट की बात करें तो बिंदु बी ए से भी जुड़ा हुआ है, बिंदु बी सी से भी जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात मेरी। यानी बिंदु बी पर विभवांतर अगर देखें तो ए से बी भी कनेक्ट है और बी से सी भी कनेक्ट है। फिर इस साइड में बात करूं तो बिंदु डी की बात करूं, किसकी बात करूं, बिंदु डी की बात करूं, तो बिंदु डी की बात करूं तो बिंदु डी ए से भी जुड़ा हुआ है और बिंदु डी सी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को विभव बराबर करना है। आपको पता है कि एक तरफ बी पर विभव और एक तरफ डी का विभव बराबर होना चाहिए, तो एक साइड बात करो, एक साइड की बात करनी है आपको। समझ में आ गई बात मेरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी बी बराबर वी टी। इसका अर्थ ये हुआ बिंदु बी पर विभव वी बी और डी पर विभव वी टी। अब मैं इस साइड की बात करूं, इस साइड की बात करूं तो इस साइड में दो विभवांतर है, एक तो ए और बी के बीच में है और एक ए और डी के बीच में है। समझ में आ रही बात मेरी, किस किस के बीच में है, ए और बी के बीच में और एक है ए और डी के बीच में। तो ये चीज निकालने के लिए वी बी बराबर वी डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कब संभव है, ये बराबर कब होंगे, ये तभी बराबर होंगे यदि बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर बिंदु ए व डी के मध्य विभवांतर। समझ में आ रही बात मेरी, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए और डी के बीच में। तो ये पोर्शन हो गया। फिर इस साइड वाली बात करूं, इस साइड में तो बी सी से भी जुड़ा हुआ है, डी सी से भी कनेक्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा, बिंदु बी व सी के मध्य विभवांतर बराबर बिंदु सी व डी के मध्य विभवांतर। अगर ऐसा कर दें हम, ऐसा विभवांतर सेट हो गया, इसके मध्य विभवांतर बराबर इसके मध्य विभवांतर, इसके मध्य विभवांतर बराबर इसके मध्य विभवांतर, इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर इसके बराबर हो जाए, इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर इसके बराबर हो जाए, तो आप कहोगे कि सर ये चीज सिद्ध हो सकती है। कैसे, ए और बी के बीच में विभवांतर ये होगा वी बी माइनस वी ए, ए और बी के बीच में विभवांतर ये होगा वी बी माइनस वी ए, और ए और डी के बीच में विभवांतर ये होगा वी डी माइनस वी ए। समझ में आ रही है क्या बात मेरी, किस किस के बीच में, ए और डी के बीच में। फिर बी और सी के बीच में बात करूं तो विभवांतर होगा वी बी माइनस वी सी, बी और सी के बीच में, किसके बराबर, सी और डी के बीच में, तो ये हो जाएगा वी डी माइनस वी सी। अब अगर आप इनको सोल्व करो ना, सरल करके देखें तो देखो वी सी से वी सी कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है, वी बी बराबर वी डी, सही है। इधर वी ए से वी ए कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है, वी बी बराबर वी डी, ठीक है। मतलब जो मैंने ये लिखा है ये चीज लाने के लिए वो बिल्कुल सही लिखा है। अब ध्यान देना, इनके बीच में धारा, इनके बीच में विभवांतर देखना है, ए और बी के बीच में प्रतिरोध कितना है, पी, धारा कितनी है, I1, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, पी I1, ठीक। फिर बराबर किसके, ए और डी के बीच में धारा कितनी, I2, प्रतिरोध कितना, R, तो आ जाएगा RI2। इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं इसको, ठीक है। आगे बढ़ो, बी और सी के बीच में प्रतिरोध कितना, Q, धारा I1 माइनस IG,
तो क्या लिखूं, Q I1 माइनस IG। B और C के बीच में विभवांतर आ गया, धारा कितनी है I1 माइनस IG, प्रतिरोध कितना है Q। फिर D और C के बीच में देखो प्रतिरोध कितना है S, धारा I2 प्लस IG, तो विभवांतर कितना हो जाएगा S I2 प्लस IG, दिखाई दे रहा होगा आपको, S I2 प्लस IG। इक्वेशन नंबर दे दी इसको कितनी 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 आ गई, ये समीकरण नंबर आ गई 2। अब आपको पता है कि जब सेतु अपना संतुलित अवस्था में होगा तो संतुलित अवस्था में IG का मान 0 होता है, ठीक है। हम ये तो कह रहे हैं संतुलन अवस्था में, तो संतुलन अवस्था में जब IG 0 हो गई तो समीकरण 2 पर अगर मैं ध्यान दूं, IG की जगह 0 कर दो, IG की जगह 0 करोगे तो ये बच गया QI1, इधर बचेगा SI2, IG 0 कर दिया, SI2, इसको मैंने समीकरण नंबर दे दी 3। अब एक काम करो, समीकरण 1 में 3 का भाग लगा दो, समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देने पर जैसे ही भाग दोगे तो इधर तो है PI1, ये आ जाएगा QI1, इधर है RI2, ये आ जाएगा SI2। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का भाग दे दो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का भाग दे दो। I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वही जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। क्या चीज़ बच जाएगी, यहाँ नोट कर देता हूँ, ये बचेगा P/Q बराबर R/S। यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। समझ में आया होगा ये, ठीक है। ध्यान ये रखना आपको कि संतुलन बनाए के रखने के लिए धारा IG 0 होगी, ठीक है। और IG 0 कब होगी, जब बिंदु B और D पर विभव समान होगा, यानी VB बराबर VT। और बिंदु B और D पर विभव बराबर कब होगा, जब इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इसके बराबर होगा, इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इसके बराबर होगा। ये चीज़ मैंने यहाँ नोट की है। और ये सेतु का जैसे ही इक्वेशन आती है इसको आप सोल्व करोगे और ये आपके पास जो हम सिद्धांत लिख रहे हैं वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसी सिद्धांत को हम किरचॉफ के नियमों की सहायता से भी सरल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इन टॉपिक को यहाँ क्लियर करना और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएंगे, और आप इसे नहीं समझ में आता है तो 2 बार ज़रूर देखना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।